Good afternoon, sir. So, should we start the session, sir? गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट करते हैं। So, good afternoon, everyone. On behalf of WRS Government College, Dehri, I warmly welcome all the participants to today's session of the Shodh Pravishika, the capacity building program on research methodology, being organized from 10th to 16th February 2026. Today's session focuses on important theme, review and digital tools. We are privileged to have with us our esteemed resource person, Dr. Amit Shosta, Assistant Professor of Geography, Government College, Arki. Dr. Shosta has been serving in academia since 2018, teaching both UG and PG students. Prior to this, he worked for about 4 years as an assistant commissioner in Department of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh. His research interests include sustainable mountains, sustainable mountain tourism, community-based tourism, and geomorphology and landscape evolution. We are honored to have such an experienced academician with us today to guide us on the important topic. So I welcome Dr. Shosta and invite him to begin the session. Sir, it's over to you now. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, आपको दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। ओके। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जी राम सिंह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देहरी, डॉक्टर सचिन सर, members of the organizing team and dear participants, सभी से पहले मैं डॉक्टर सचिन सर का और उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। ये सच में एक बहुत ही थॉटफुल और नोवेल इनिशिएटिव है, स्पेशली पीजी स्टूडेंट्स के लिए। ये उनके एकेडमिक वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। हमारे टाइम में रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स भले ही सिलेबस में था, मगर इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस कम लगती थी। आप में से अगर कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं तो कॉलेजेस में तो क्लासेस और भी कम लगती है, क्योंकि कॉलेजेस में टीचर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, ओवरबर्डन होते हैं। तो इस टॉपिक से स्टूडेंट्स को यूजुअली खुद ही जूझना पड़ता है और हिट एंड ट्रायल मेथड से ही वो अपने रास्ते खोजते रहते हैं कि किस तरह से रिसर्च करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो सच में आपकी हेल्प करेगा और स्टूडेंट्स के जो इश्यूज है उसको एड्रेस करेगा। इससे आपकी एकेडमिक जर्नी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और कॉन्फिडेंट बनेगी। मैं इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। आपको स्क्रीन क्लियरली होपफुली विजिबल है। मेरा टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू एंड डिजिटल टूल्स इन रिसर्च। इसको हम थोड़ा फॉर्मल लेक्चर ना रखते हुए इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है और रिस्पॉन्ड करना है। तो लिटरेचर रिव्यू से हम स्टार्ट करेंगे। लिटरेचर रिव्यू टर्म ये थोड़ी हैवी सी साउंड करती है, मगर अगर आप इसको थोड़ा आराम से समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही इजी ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल पढ़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है किस। इसका मतलब होता है कीप इट सिंपल। आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर सिंप्लीफाई करते हैं या उसको ऑर्डिनरी समझते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बहुत बार जब हम ज़्यादा
एंजाइटी में या ज्यादा टेंशन किस चीज के लिए लेते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो लिटरेचर का लिटरल मीनिंग है किसी भी तरह का जो हमारे पास पब्लिश्ड वर्क है, बॉडी ऑफ पब्लिश्ड वर्क, चाहे वो पोएट्री है, नॉवल है, प्ले है, ऐसे हैं, कॉमिक्स वगैरह भी आप पढ़ते होंगे, ट्रेवलॉग जिसे हम यात्रा वृतांत कहते हैं, या फिक्शन है, फैंटेसी है, ये सभी लिटरेचर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग है कि लिटरेचर क्या क्या है। तो ऐसे ही लिटरेचर को हम थोड़ा और अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक आता है हमारे पास फिक्शन, जिसमें नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह आती है। दूसरी तरफ आता है हमारे पास नॉन फिक्शन, जिसमें एसेस, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जर्नलिज्म वगैरह ये टॉपिक आते हैं। ऐसे ही पोइट्री, शायद आप में से कई लोग पोइट्री करते होंगे, उसकी भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। ऐसे ही ड्रामा, जिसमें ट्रेजिडी कॉमेडी वगैरह आती है। साइंस फिक्शन, कैप्टन अमेरिका, ये आयरन मैन वगैरह जो आप देखते हैं, ये फैंटेसी वगैरह, ये साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है एक लेमैन के लिए या आम बोलचाल में ये हमारे पास लिटरेचर है। बट जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें हम थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं अपने फोकस को। रिसर्च में लिटरेचर का मतलब है बॉडी ऑफ पब्लिश्ड स्कॉलरली वर्क ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो पब्लिश्ड स्कॉलरली वर्क है, चाहे वो आर्टिकल की फॉर्म में है, एडिटेड बुक्स की फॉर्म में है, चैप्टर की फॉर्म में है, थीसिस की फॉर्म में है, कॉन्फ्रेंस पेपर की फॉर्म में है, या गवर्नमेंट के जो वाइट पेपर्स या रिपोर्ट्स वगैरह की फॉर्म में है, वो सभी हमारे पास लिटरेचर कहलाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने सस्टेनेबल टूरिज्म इन माउंटेन एरिया, पर्वतीय क्षेत्रों में सतत पर्यटन, इस टॉपिक पर अगर आपने रिसर्च करना है तो इस टॉपिक पर आज तक जितने भी स्कॉलरली वर्क हुए हैं, चाहे वो शोध पत्र हैं, जैसे आपने पिछली क्लास में सर ने आपको डिफरेंट फॉर्म के बारे में बताया होगा, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल्स के रूप में है, थीसिस के रूप में है, एडिटेड बुक्स के रूप में है, या पॉलिसी पेपर वगैरह के रूप में है, तो ये सभी मिलके सस्टेनेबल टूरिज्म इन माउंटेनस एरिया इस टॉपिक का लिटरेचर बनाएंगे। ऐसे ही कॉमर्स के शायद आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बहुत बार कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपने स्टडी करना है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, तो इस टॉपिक पर जितने भी तरह के आर्टिकल्स, बुक चैप्टर, कॉन्फ्रेंस पेपर, पॉलिसी पेपर छपे हुए हैं, वो इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इस टॉपिक के लिए लिटरेचर बनाएंगे। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। मैं अपनी बात समझा पाया, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। पार्टिसिपेंट्स, ओके, आपके मैसेजेस आ रहे हैं। आप माइक्रोफोन का यूज करके भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये हमने बात की अभी तक लिटरेचर की। लिटरेचर के बाद अब आते हैं हम टर्म रिव्यू पर। रिव्यू का जो लिटरल मीनिंग है वो है टू लुक एट और थिंक अबाउट समथिंग अगेन टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट, और टू एग्जामिन और कंसिडर समथिंग अगेन। रिव्यू का हिंदी में मतलब होता है समीक्षा। अगर हम इसको साधारण शब्दों में बात करें तो इसका मतलब है किसी चीज की गहनता से जांच पड़ताल करना। जैसे खासतौर पे ये हमने एक इमेज दिखाई है यहाँ पर। लीगल डॉक्यूमेंट्स हम जब भी बनाते हैं, जमीन के कागजात, तो उसको हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं कि कहीं उसका कोई गलत मतलब तो नहीं है, या इसमें कोई चीज छूट तो नहीं गई। तो रिव्यू भी कुछ ऐसा ही है, किसी चीज की गहनता से जांच पड़ताल करना। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें, लिटरेचर रिव्यू, तो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू बनता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर की
गहनता से जांच पड़ताल करना, उसकी समीक्षा करना या विवेचना करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल शब्दों में लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि किसी टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट का है, आप अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के जो रिसर्च इंटरेस्ट हो सकते हैं अलग अलग होंगे, तो आप अपनी फील्ड में ही रिसर्च करेंगे, तो आपका जो कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड लिटरेचर की गहनता से जांच पड़ताल करना हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है। ये इसका एक कॉमन सी डेफिनेशन है। हालांकि ये एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है, वो हायर बात की बातें हैं। आप पहले सिर्फ इतना ही समझिए कि लिटरेचर रिव्यू में हम करते क्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो लिटरेचर है उसकी गहनता से हम जांच पड़ताल करते हैं, वो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू बनता है। अगर हम थोड़ा स्पेसिफिकली बात करें तो लिटरेचर रिव्यू क्या है अपने आप में, इट इज ए कम्प्रिहेंसिव सर्वे, critical analysis and synthesis of previously published scholarly and professional work on a specific topic। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अभी तक जो स्कॉलरली और प्रोफेशनल काम पब्लिश हुआ है उसकी गहनता से सर्वेक्षण करना, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करना और उसका संश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब उसको इवेल्युएट करना कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं, कहाँ पर कमी रह गई है, या कौन कौन से किस किस टॉपिक्स की ये बात करता है। सिंथेसिस का मतलब होता है जब हम, मान लीजिए आपने एक ही टॉपिक से रिलेटेड 10-12 आइडियाज अलग अलग पढ़ लिए, तो आप उन सभी आइडियाज को कंबाइन करके जो एक नई पिक्चर या नया आइडिया बना रहे हैं, वो हमारे पास सिंथेसिस है। तो लिटरेचर रिव्यू में ये हम सभी काम करते हैं। तो आपने इन शब्दों को देख के घबराना नहीं है, ये शब्द आपको हो सकता है भारी लगे, बट हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक हम एग्जाम्पल करेंगे और ये भी डेमोन्स्ट्रेट करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लिटरेचर को सर्च करते हैं और उसका एनालिसिस वगैरह करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड टू इवेल्युएट existing research, identifying key themes, trends, debates and gaps in knowledge। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है, जब हम ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते, इवेल्युएट करते हैं उसको कि इसकी ये काम, इस काम की क्या क्या डिमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स है, या बहुत सारे काम जब पढ़ेंगे आप तो आपको उसमें कुछ थीम्स मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम टूरिज्म पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों ने इको टूरिज्म पे काम किया होगा, कुछ लोगों ने ग्रीन टूरिज्म पे काम किया होगा, कुछ लोगों ने एडवेंचर टूरिज्म पे काम किया होगा। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग काम को, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, उसको अलग अलग थीम में डिवाइड करते हैं। ट्रेंड्स उसके आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे 10-20 साल पहले किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम हो रहा था, आजकल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम हो रहा है। जैसे 10-20 साल पहले मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी इवॉल्व ही हो रही थी, बट प्रेजेंट टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसे ही कॉमर्स में हो सकता है कि 10-20 साल पहले जो सेल्स टैक्स वगैरह थे उनके ऊपर काम हो रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जीएसटी या जो दूसरे टैक्सेज उनके ऊपर काम हो रहा है, या उसके जो लगातार टैक्सेशन वगैरह की अपडेशन होती रहती है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जो थीम्स हैं या ट्रेंड्स हैं ये अलग अलग होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना। अब डिबेट्स का मतलब है कि बहुत बार आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी फील्ड में लोगों के एक इशू से अलग अलग विचार होते हैं। कोई किसी चीज को फेवर करता है, कोई किसी चीज को अगेंस्ट करता है, कोई किसी चीज को सपोर्ट करता है। तो ये जो डिबेट्स हैं या मतलब ऐसे एरियाज हैं जहां पर स्कॉलर्स में एग्रीमेंट नहीं है या आपस में किसी चीज पे वो एग्री नहीं करते, उन इश्यूज को हम डिबेट कहते हैं। तो ये हमारे लिए शोध के विषय बनते हैं अक्सर। इसी तरह से गैप्स इन नॉलेज का मतलब है कि लिटरेचर रिव्यू में हम एक तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी तक क्या क्या ज्ञात है, और साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम ये जानें कि अभी तक क्या क्या अज्ञात है, क्या क्या अभी तक नहीं पता है, या ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पहलू है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो ये जो गैप्स होते हैं नॉलेज में,
इसके ऊपर यूजुअली हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर हम यहाँ तक ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई भी लिटरेचर रिव्यू है, ये अपने आप में किसी भी रिसर्च की फाउंडेशन बनाता है, बुनियाद है किसी भी रिसर्च की। एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर हिमाचल में आप चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, एग्रीकल्चर एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। होपफुली आप में से भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होंगे। तो बताइए आप, एग्रीकल्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ है, कब स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर और कहाँ स्टार्ट हुआ था? ऐसे ही रफ एस्टिमेट, जरूरी नहीं कि आपने बड़ी एक्यूरेट डेट वगैरह मेंशन करनी है। ओके, आप इमोजीज भेज रहे हैं। ओके, चलो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। लिटरेचर रिव्यू की हम बात कर रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च की फाउंडेशन बनाता है। दुनिया में आज के समय में जितनी भी नॉलेज है, ये बूंद बूंद करके ही संचित हुई है। सडनली ऐसे बहुत कम ऐसी खोजें हैं जिसने रातों रात कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आई है। चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के, फिजिक्स के, कॉमर्स के, सभी एरिया में जब आप हिस्ट्री भी पढ़ते किसी भी इवेंट की, तो आप पाएंगे कि बहुत ही धीरे धीरे नॉलेज जो है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बूंद बूंद करके ही संचित होती रहती है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो आज से लगभग 11,000 साल पहले फर्स्ट प्लांट को डोमेस्टिकेट किया था इंसान ने, जो कि फिग या अंजीर का पौधा था। उससे पहले इंसान ने, उससे भी पहले ये खेतीबाड़ी की शुरुआत मानी जाती है। दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले इंसानों ने देखा कि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवरी जो की उन्होंने कि यहाँ पर जो उनका निवास स्थान है, चाहे वो एक केव थी या कोई और झोंपड़ी वगैरह थी, उसके आसपास किसी भी फल के या अनाज की जो सीड्स जो उन्हें कलेक्ट किया अनाज, उसके सीड्स जो बिखरे हुए थे, उससे पौधा फर्स्ट टाइम बाहर आया। तो इस सिंपल ऑब्जर्वेशन से उन्हें ये विचार आया कि कोई भी बीज अपने अंदर एक पौधा समेटे हुए है। ये फर्स्ट एक बूंद थी ज्ञान की। इसके बाद इंसान ने उन बीजों का इस्तेमाल किया खेतीबाड़ी के लिए। फिर उसने पाया, फिर उसने फिर ऑब्जर्व करता गया कि ये जो बीज हैं किसी खास मिट्टी में ज़्यादा अच्छे उगते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा अच्छे उगते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में नहीं उगते। इससे अगेन उसके ज्ञान में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई। फिर उसने जो मिट्टी सुटेबल थी एग्रीकल्चर के लिए उसका इस्तेमाल किया, और इसी तरह उसने देखा कि धीरे धीरे वो और फर्दर और एक्सपेरिमेंट करता गया। तो उसने देखा कि मिट्टी को यदि जोता गया हो, या जो मिट्टी किसी भी कारण, जैसे जो ब्लैक सॉइल है उसमें सेल्फ चर्निंग होती रहती है, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे जाती रहती है। अगर इस तरह की किसी मिट्टी में कोई बीज गिर गया हो तो उसकी जड़ें बेहतर पकड़ती है। तो उसके बाद उसने अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाए, अलग अलग औजार बनाए, जिसमें शुरू में आपने पढ़ा है कि पत्थरों के औजार भी थे, बाद में लकड़ी के औजार भी बनाए गए। धीरे धीरे अलग अलग मेटल की खोज हुई तो मेटल के औजार भी बनने लगे। ये धीरे धीरे करके इंसान की जो एग्रीकल्चर की समझ थी वो ज़्यादा बढ़ती गई, और इन्हीं औजारों के बाद उन्होंने फिर से जानवरों वगैरह को भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, एनिमल पावर का यूज़ किया गया। ये अगेन एक रिवोल्यूशन था। उसके बाद अगर हम थोड़े मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसमें क्रॉप रोटेशन, खाद का इस्तेमाल, इरिगेशन सिस्टम, ये फर्दर और डेवलपमेंट हुई। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज, उच्च पैदावार देने वाली जो बीज की नस्लें होती है, उनको डेवलप किया गया।
केमिकल फर्टिलाइज बनने स्टार्ट हुए, मैकेनाइजेशन हुई जिसमें अलग अलग मशीनों का उपयोग करके पौधों को उगाया जाता है। और आज के टाइम में अगर हम और बात करें तो और भी ज़्यादा ये एडवांस हो चुका है। जैसे हमारे पास इरिगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम आए जो कि कम वेस्टेज करते हैं। इससे और ज़्यादा एडवांस हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है जो बहुत ही लोकलाइज लेवल पे पानी को डिलीवर करती है। तो समय के साथ साथ इंसान धीरे धीरे अपना जो ज्ञान का भंडार था उसमें और ज़्यादा ज्ञान को जोड़ता गया, बूंद बूंद करके जो हमारा ज्ञान का भंडार है वो बना है। तो लिटरेचर रिव्यू में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं और हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या क्या हो चुका है और वर्तमान में क्या क्या स्थिति है। जब हम पास्ट में जो काम हो चुके हैं उनको जो अंडरस्टैंड करते हैं तो उससे हम वर्तमान की स्थितियों का हमें बेहतर पता लगता है और हम ये भी सीखते हैं कि पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई है उसे हम दोबारा से रिपीट ना करें। तो लिटरेचर रिव्यू इस तरह से एक बुनियाद बनाता है किसी भी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे ये तो हमने हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लिया, हिस्ट्री में भी एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लिया। अगर आप किसी भी फील्ड में ले लें, जैसे मान लीजिए फिजिक्स के काफी स्टूडेंट है, सर बता रहे थे कैमरा के बारे में आपने सुना होगा। आजकल सभी स्टूडेंट्स फोटोग्राफ लेने के बहुत शौकीन होते हैं, जगह जगह पर सेल्फी लेते रहते हैं। तो बताइए थोड़ा सा कैमरा की खोज कैसे हुई है? फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स प्लीज बताएं। या कैमरा के कंपोनेंट ही बता दीजिए आप, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कैमरा में? स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके चलो मैं ही बताता हूँ। प्रेजेंट टाइम में हम ऑलमोस्ट यस, गौरी भारद्वाज ने लेंस और शटर लिखा है, ठाकुर प्रियांश ने लेंस, बैटरी, अपर्चर ज़्यादा और ज़्यादा एक्यूरेटली लिखा है। ओके, तो पॉइंट सिर्फ इतना ही, स्क्रीन वेरी गुड। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो कैमरा की डेवलपमेंट है इसके पीछे भी बहुत सारी छोटी छोटी खोजें हैं। कैमरा की खोज रातों रात नहीं होगी, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा पर्पस था। जैसे आपने पढ़ा होगा अरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने लगभग 300 BC ईसा से 300 वर्ष पूर्व एक कैमरा का मॉडल दिया था जिसे हम कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं। उन्होंने एक मॉडल सा दिया था कि यदि हम पिन होल कैमरा भी जिसे कहते हैं कि एक डार्क बॉक्स के सामने स्क्रीन लगाएं, उसमें छोटा सा छेद करें तो उस छेद से जो गुजरने वाली लाइट है वो सामने वाली स्क्रीन पे एक इमेज को प्रोजेक्ट कर सकती है। आप इसको फ्री टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया था, बट उस वक्त ना हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल था जिससे कि स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है वो परमानेंट हो सके, ना कोई हमारे पास लेंस था जो लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सके। शटर वगैरह तो फिर बाद की बात है। इस सिंपल सी इन्वेंशन से कम एक आइडिया तो आया। उसके लगभग 1900 साल बाद गैलीलियो ने, हालांकि गैलीलियो से पहले भी दूरबीन बन चुकी थी, बट गैलीलियो ने काफी ज्यादा एनहांस किया था लेंस की पावर। तो गैलीलियो से एसोसिएटेड है, संबंधित है लेंस की खोज। तो लेंस की खोज की गई गैलीलियो के समय के आसपास। तो लेंस लगभग 1900 साल बाद एग्जिस्टेंस में आया। उसके भी लगभग 200 साल बाद डेग्रेटाइप एक मेथड है, दो भाइयों ने एक ऐसे मटेरियल की खोज की, क्रिस्टल आयोडीन के कुछ क्रिस्टल जिनके ऊपर जब लाइट पड़ती थी वो डार्क हो जाते थे, एक्सपोज हो जाते थे। तो उनको हटा के हम इमेज को परमानेंट बना सकते थे। उसके बीच में भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग खोजें की। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी ने आइडिया दिया, किसी ने लेंस डेवलप किया, किसी ने जो फिल्म थी उसको बनाया। उसके बाद जो डिजिटल कैमरा है उसमें तो हम एक, जैसे आप कहते हैं स्क्रीन में, उसमें पीछे हम
इमेज को डिजिटल फॉर्म में कैप्चर करते हैं और उस डिजिट से ही हम जो अलग अलग नंबर है उनकी इंटेंसिटी हमें पता लगती है। तो सिंपल सा पॉइंट अगेन वही है कि कैमरा की जो एक खोज है, इसके पीछे बहुत सारी खोजें हुई हैं जिनसे कि कैमरा बन पाया है। तो लिटरेचर रिव्यू भी कुछ इसी तरह से काम करता है। इसमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हो चुका है, क्या नहीं हुआ है। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अभी लिटरेचर रिव्यू का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। इसमें फर्स्ट है हमारे पास, इट आइडेंटिफाइज गैप्स इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। कि जो अभी तक एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कहाँ कहाँ पर गैप है, मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पता नहीं है। जैसे हमने कैमरा के एग्जाम्पल से लिया, तो यदि गैलीलियो के समय में कैमरा हमें बनाना होता तो लेंस तो था, स्क्रीन भी शायद कुछ किसी मटेरियल से बन जाती, मगर इस तरह के मटेरियल नहीं था जो इमेज को परमानेंटली कैप्चर कर सके। तो उस चीज की जो लैकिंग थी, इसका ज्ञान कि हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इस काम को कर सके, ये अपने आप में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज है। जरूरी नहीं है कि रिसर्च में आपने हमेशा कोई नई खोज ही करनी है। इवन सोशल साइंसेज के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो ये ना सोचे कि हमने कोई इन्वेंशन ही करनी है। जो हमारे पास ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है उसमें भी जितनी भी थ्योरी वगैरह है या जो पॉलिसीज हैं, मॉडर्न टाइम में जितनी भी पॉलिसीज हैं, उसको बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जैसे लोगों की एस्पायरेशंस क्या क्या है, लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से किस लोगों की जो समस्या उसको दूर किस तरह से किया जाए। जैसे आपने ये सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि देश नेताओं से नहीं चलता, नीतियों से चलता है। और एक स्ट्रॉन्ग नीति को बनाने के लिए आपको अच्छा रिसर्च करना पड़ता है। जैसे नीति आयोग जो 5 ईयर प्लान के बाद एग्जिस्टेंस में है, प्लानिंग कमीशन के बाद, उनका काम यही है, वो रिसर्च करते हैं, लोगों की एस्पायरेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि अच्छा अभी तक जो स्थिति है उसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं और क्या किया जाना बाकी है। यही गैप है एग्जिस्टिंग नॉलेज में, इसे ही हम मतलब लिटरेचर का गैप कहेंगे। जैसे इसका हम एग्जांपल लेंगे अभी आगे। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में कोई स्टडी करनी है या पॉलिटिकल साइंस में कोई स्टडी करते हैं आप, मान लीजिए आप मनरेगा की ही स्टडी कर रहे हैं, तो मनरेगा से कुछ लोग मानते हैं कि इससे काफी स्टडीज ऐसा सपोर्ट करती हैं कि रूरल एरिया में लोगों की जो आय है उसमें वृद्धि हुई है। मगर इस पे कुछ डाउट्स भी, कुछ लोग इसको क्वेश्चन करते हैं कि इससे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, मतलब जो सोसाइटी में हायरार्की थी वो इससे और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है। मतलब जो अलग अलग एरिया में जैसे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जो डिफरेंसेस थे वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो क्या अब इस बात को सपोर्ट करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट काम है या नहीं है, सफिशिएंट लिटरेचर है या नहीं है। यदि नहीं है तो ये हमारे पास एक गैप हो सकता है, पॉसिबल गैप, और हमें इसको फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, फिजिक्स वगैरह में इस तरह का जो गैप है, मतलब क्यूरियोसिटी भी कह सकते हैं आप, जो क्यूरियोसिटी है आपकी किसी नई चीज को जानने की, वो हमारे पास फर्स्ट बुनियाद बनती है। लिटरेचर व्यू से हम उसी को ही आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बेसिस पे ही हमारा रिसर्च आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट है हमारे पास, हम आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स को एग्जिस्टिंग नॉलेज में कि क्या अभी तक क्या ज्ञात नहीं है। सिंपल शब्द में कहें तो कि क्या अज्ञात है या कौन सा पहलू अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, ये हमारा गैप है एग्जिस्टिंग नॉलेज का। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस वर्क। जो काम पहले हो चुका है उसकी रिपीटिशन ना हो, ये एंश्योर करता है लिटरेचर रिव्यू। इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि जो काम, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई काम किया और एक्सपेरिमेंट से आपको पता लग गया कि ये रिजल्ट नहीं दे रहा, तो
तो आप उस काम को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात करें, एग्रीकल्चर के जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स मतलब ऐसे एरिया जहां पर एग्रीकल्चर इनिशियली डेवलप हुआ है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में। जैसे चीन में शुरू में चावल की खेती की गई, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में गेहूं की खेती शुरू हुई, एंडीज वाला जो जोन है हमारे पास, मिडिल अमेरिका लैटिन अमेरिका वाला पार्ट जो है, उस पार्ट में गेहूं ना गेहूं था ना चावल था, वहां पर मक्की की खेती बाड़ी होती गई। ऐसे ही अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप्स भी हुई। जैसे टोमेटो जो है पुर्तगालियों के भारत में आने के बाद ही भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। तो 16वीं शताब्दी से पहले भारत के लोग, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन टमाटर और आलू से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि चाइना के लोगों ने खेती बाड़ी के दौरान जो मिस्टेक की वो दूसरे लोगों ने भी की हो, बट उस वक्त लिटरेचर मतलब लोगों के आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी। यदि उस वक्त कनेक्टिविटी होती तो चाइना के लोगों ने जो मिस्टेक की वो इंडिया के लोगों को दोहराने की जरूरत नहीं थी। डुप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस वर्क जो है उसको अवॉइड करता है लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी किसी ने कर दी है उससे फिर आप या कोई नया कंट्रीब्यूशन नॉलेज में नहीं होगा। और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि ज्ञान में बढ़ोतरी करना, एक ज्ञान की एक बूंद और ऐड करना, नॉलेज इस तरह से डेवलप होती जाती है। तो लिटरेचर रिव्यू डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, करने में हेल्प करता है। थर्ड आता है हमारे पास, इट स्ट्रेंथन योर मेथोडोलॉजी विद प्रूवन इनसाइट्स। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने जो जो काम किए, उन्होंने किस मेथड से वो काम किए, कौन कौन से मेथड्स सक्सेसफुल हुए, कौन कौन से मेथड्स फेल हुए, इससे आपको उन मेथड, जब आप ये लिटरेचर इसका पढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से मेथड काम करेंगे और कौन कौन से मेथड काम नहीं करेंगे। इससे आपकी मेथोडोलॉजी स्ट्रेंथन होती है, मजबूत बनती है। आपको उन मेथड को दोहराने की जरूरत नहीं है जो काम नहीं करते। आपने इनकैंडिसेंट बल्ब के बारे में सुना है सभी ने? इनकैंडिसेंट बल्ब की खोज किसने की थी बताइए? जो आजकल तो सभी घरों में CFL बल्ब होते हैं या LED बल्ब होते हैं, उससे पहले जो पीले वाले बल्ब होते थे ना घर में, उनको इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं हम। उसकी खोज किसने की थी बताइए? एडिसन। वेरी गुड प्रियांश। ओके, एडिसन जब इनकैंडिसेंट बल्ब की खोज कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट किए। लगभग 1000 से ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जिससे बल्ब नहीं बना। और एक दिन उनके पास एक जर्नलिस्ट आया और थॉमस एल्वा एडिसन से कहने लगा कि आप 1000 से ज्यादा बार फेल हो चुके हैं, आप इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? तो एडिसन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं हजारों बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिससे बल्ब नहीं बनेगा। तो एडिसन के लिए ये जो उन्होंने 1000 तरीके थे, ये मेथोडोलॉजी थी उनकी, 1000 तरीके बल्ब बनाने के, ये भी अपने आप में खोज भी थी। ये अगर आप मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर धागा लेते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे बल्ब नहीं बनेगा। टंगस्टन की जगह अगर आप किसी और मेटल को या नॉन मेटल को उसका फिलामेंट बनाते हैं तो बल्ब नहीं बनेगा। तो ये भी अपने आप में एक डिस्कवरी ही थी। और उसके कुछ दिनों बाद इतिहास गवाह है कि एडिसन ने इनकैंडिसेंट बल्ब की खोज कर ली थी। हम वापस आते हैं अपने बात पे। इससे मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था आपको कि मेथोडोलॉजी, आपकी मेथोडोलॉजी कब स्ट्रांग होगी? जब आपको पता होगा कि ये मेथड काम करता है। जैसे मान लीजिए एडिसन ने जिन 1000 मेथड को इस्तेमाल किया, यदि आप उसको पढ़ लेते हैं और आपने मान लीजिए एडिसन से बल्ब नहीं बनता तो, और आप भी उस वक्त उस दौर में होते और बल्ब की खोज के लिए प्रयास कर रहे होते, तो आपको उन 1000 तरीकों को दोहराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। उससे आपका समय बचता और आप उन तरीकों को इस्तेमाल करते जो अभी तक यूज नहीं किए गए हैं। तो इसी तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी, लिटरेचर रिव्यू आपकी मेथोडोलॉजी को और ज्यादा मजबूत बनाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास, इट प्रोवाइड्स ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर योर स्टडी। कोई भी जो आप रिसर्च करते हैं उसका एक थ्योरेटिकल आधार होता है, एक जो किसी थ्योरीज वगैरह में बेस्ड होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या पहले हो चुका है, उसके कोड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और उसको ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो उसको वीकली एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। शशि कुमार जी, आप बोल रहे हैं कुछ? तो लिटरेचर रिव्यू से आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क साउंड होता है। जब आप एक ही, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अलग अलग लोगों के विचार पढ़ते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स के काम को पढ़ेंगे, तो आपकी जो उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर होती है। इसी को, और इसी से आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है रिसर्च को करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट एनहांसेस योर क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ रिव्यूअर एंड एग्जामिनर। सिंपल सा मतलब है कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग सा लिटरेचर रिव्यू करते हैं और उन तर्कों के आधार पर अपना रिसर्च करते हैं, तो इससे आपके काम की वैल्यू बढ़ जाती है और आपका काम ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। और जो रिव्यूअर वगैरह है, जब आप पब्लिश करते हैं अपने काम को, तो उस वक्त ये काम आता है, वो लोग आपके काम को थॉरली इवेल्युएट करते हैं कि हाँ, इस काम में थियोरेटिकली ये साउंड है या नहीं है, मैथोलॉजिकली साउंड है कि नहीं है, इसमें सफिशिएंट लिटरेचर को कंसिडर किया गया कि नहीं किया। यदि आप सभी इन मायनों पे खड़े उतरते हैं तो आपका काम ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है और इजीली ये पब्लिश हो जाता है। तो मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ, लिटरेचर रिव्यू की क्या सिग्निफिकेंस है, अभी तक क्या अज्ञात है उसको ढूंढने में ये हेल्प करता है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, इससे किसी भी काम की जो रिपीटिशन है उस करने से हम बच जाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी को ये स्ट्रॉन्ग करता है, रिसर्च के लिए एक मजबूत थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है, और हमारे काम की विश्वसनीयता को और गुणवत्ता को बढ़ाता है। मैं हालांकि इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, बट मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आपको ये सिंपल लगे, कॉम्प्लेक्स ना लगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च। लिटरेचर को हम रिसर्च में अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक है हमारे पास फॉर्मल एंड ग्रे लिटरेचर, इस फॉर्मल लिटरेचर को हम वाइट लिटरेचर भी कहते हैं, और दूसरा आता है हमारे पास ग्रे लिटरेचर। ये एक बेसिस है इसको डिवाइड करने का। दूसरा बेसिस है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज का, जिसमें लिटरेचर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज में कैटेगराइज किया जाता है। मैं इनको या दोनों को ही आपको कंबाइनली एक्सप्लेन करूंगा। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब है जब आप किसी पर्सन के द्वारा किए गए काम के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए न्यूटन ने क्या लॉ दिया, आप सीधा न्यूटन को ही पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए किसी और स्टीफन हॉकिंग्स ने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम किया, आप सीधा स्टीफन हॉकिंग्स को ही पढ़ रहे हैं, तो ये सीधी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी सोर्स है। और इस तरह का जो काम है ये ज्यादातर पीयर रिव्यूड और साइंटिफिक जर्नल्स में छपता है। आपकी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वहां पे जाकर आपने विजिट करना कि वहां पर कौन कौन से जर्नल्स आते हैं, कौन कौन से जर्नल सब्सक्राइब किए गए हैं। तो ये जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, साइंटिफिक जर्नल है, ये एक्सीलेंट और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल सोर्सेज होते हैं। चाहे किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का काम हो, फिजिकल साइंसेज का काम हो, लाइफ साइंसेज का काम हो, सभी में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इस तरह के जो प्राइमरी सोर्सेज या वाइट लिटरेचर हैं, इसके एग्जांपल है जर्नल आर्टिकल, टेक्निकल रिपोर्ट्स, डिसर्टेशन थीसिस, जैसे आपको एमएससी में भी कई बार डिसर्टेशन लिखनी पड़ती है, या एमफिल और पीएचडी में भी वो थीसिस भी इसी कैटेगरी में आती है। पेटेंट्स, मान लीजिए आपने कोई नई इन्वेंशन की, उसका पेटेंट बनाया आपने, तो वो भी हमारे पास
प्राइमरी सोर्स या वाइट लिटरेचर में आता है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, अलग अलग तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज होती है उसमें लोगों के द्वारा अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा पेपर पढ़े जाते हैं, तो उनके वो ओरिजिनल काम होते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट गवर्नमेंट वगैरह की या लॉ वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्ट का जो रिकॉर्ड है ये भी अपने आप में प्राइमरी सोर्स है, और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है लिटरेचर रिव्यू में। आप में से कितने लोगों ने जर्नल्स देखे हैं? जर्नल्स के बारे में जानते हैं आप लोग? अपनी फील्ड का कोई भी इंपॉर्टेंट जर्नल बताइए जरा। शुभम ने कहा यस। ओके, बताओ शुभम, आपकी फील्ड में कौन सा जर्नल छपता है? कोई भी एक दो बता दो। कॉलेज में देखा होगा आपने, मैगजीन्स आती है बहुत सारी, है ना, करंट अफेयर्स, ज्ञान वगैरह, या कॉम्पिटिटिव एज, या एक सिविल सर्विसेज टाइम वगैरह। ये सभी मैगजीन्स हैं जो अलग अलग टॉपिक के बारे में आपको बताती है। जो जर्नल्स होते हैं ये रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड पब्लिकेशंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक से डील करती है। जैसे फिजिक्स के IJLLR जर्नल, ये कौन सा जर्नल है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ, शुभम बताइए कौन सा जर्नल है? इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल रिसर्च। ओके, गिरिराज दिव्य हिमाचल। ओके, ये जर्नल नहीं है। गिरिराज और दिव्य हिमाचल तो सिंपल न्यूज़पेपर है। गिरिराज एक वीकली पब्लिकेशन है गवर्नमेंट की, इसमें सिर्फ खबरें आती हैं। आपने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी को विजिट करना, वहां पर शायद करंट साइंस आता होगा, IERJ, उसकी फुल फॉर्म क्या है? गौरी भारद्वाज ने लिखा है इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल। ओके, इस तरह के काफी जर्नल है जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे इंडिया में करंट साइंस एक बहुत ही अच्छा जर्नल है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है वहां से ये पब्लिश होता है। ऐसे ही अलग अलग जो वर्ल्ड की रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ये इस तरह के जर्नल छापते हैं। जैसे हमारे पास ज्योग्राफी में माउंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक जर्नल है जो स्विट्जरलैंड से छपता है, और ये माउंटेनस एरिया के डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में इसमें आर्टिकल आते हैं। ऐसे ही जियोमॉर्फोलॉजी एक जर्नल है जिसमें लैंडस्केप इवोल्यूशन या लैंड फॉर्म्स किस तरह से बनती है उसके बारे में इसमें आर्टिकल आते हैं। ऐसे ही एक रूरल डेवलपमेंट का जर्नल है, आनंद से गुजरात से छपता है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज आते हैं। ऐसा ही एक और जर्नल है EPW, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। इसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में आर्टिकल आते हैं, और एक छोटे से टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर किया गया होता है। आप इन जर्नल्स, अपनी फील्ड के जर्नल्स को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसमें जो भी आपके इंटरेस्ट का टॉपिक उसके बारे में पढ़ें, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही छोटी सी बात के सभी पहलुओं को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। तो रिसर्च में हम बहुत बड़ा एरिया नहीं लेते, बिल्कुल छोटी सी टॉपिक पे बहुत बड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और इसी तरह से हम बूंद बूंद करके उसमें नॉलेज को फर्दर जोड़ते जाते हैं। तो एक काम है आपके लिए, आप सभी ने अपनी लाइब्रेरी को विजिट करना और वहां पे आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से जर्नल्स हैं। दूसरा, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनफ्लिबनेट के साथ एक MOU किया है जिसमें बहुत सारे जर्नल्स, वर्ल्ड के जो रिप्यूटेड जर्नल्स हैं, ये आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन, अगर इंस्टीट्यूशन उसको सब्सक्राइब किया है तो आप उसको फ्रीली अवेल कर सकते हैं। इसका नाम है ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसको लिख लीजिए आप इसके मेंबर बन सकते हैं। अपने कॉलेज के लाइब्रेरियन से मिलिए आप, वहां पर आपको
जर्नल्स की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे टेलर एंड फ्रांसिस एक पब्लिशर है, इसके हजारों जर्नल्स छपते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेचर का नाम शायद आपने सुना होगा, स्प्रिंगर नेचर, ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS लिख लीजिए इसे। इसमें आपका एक अकाउंट बनता है, बशर्ते आपका इंस्टीट्यूशन इसमें सब्सक्राइब किया हो, आपके इंस्टीट्यूशन इसको। हिमाचल के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अभी 3 सालों के लिए उनको ये सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रीली दी जा रही है। इसमें आप अलग अलग जो पब्लिशर्स हैं उनके जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जाके आपने अपने जो जर्नल्स है उसको, अपनी फील्ड से रिलेटेड जर्नल्स है उनको सर्च करना। बाकी साइंसेज वाले जो स्टूडेंट्स है, करंट साइंस भी एक ऐसा जर्नल है जो बहुत सारे कॉलेजेस ने सब्सक्राइब किया होता है। उसमें ऑलमोस्ट सभी साइंसेज साइंस की इतनी फील्ड है, फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, रिमोट सेंसिंग, खासतौर पे अर्थ साइंसेज वगैरह, इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आते रहते हैं कॉमन पब्लिक के लिए। ओके, एनी हाउ ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज आ गए, इनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। अब आते हैं हम सेकंड, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज एक तरह से सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देती है आपको। ये यूजुअली किसी और पर्सन के द्वारा लिखी गई डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन या कमेंट्स है। जैसे मान लीजिए जो न्यूटन का काम है, न्यूटन के काम को मान लीजिए आप में से किसी ने लिख लिया, या आपके कोई नोन है, टीचर है, उन्होंने उसके ऊपर कोई और रिसर्च किया और या न्यूटन के काम को इंटरप्रेट करके आपको बता रहे हैं, तो ये एक तरह से सेकेंडरी सोर्स होता है। इस केस में बहुत बार जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है वो उतनी सामने नहीं आ पाती है, या कई बार इसमें बायस, जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, जैसे बहुत बार हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, शुभम यही है, ओके। तो आप वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इसका यूज करके आप बहुत सारे जर्नल को एक्सेस कर सकते हैं और आर्टिकल भी उसमें सर्च कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा बेहतर क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी हो सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनके पास फंड ज्यादा है वो इस तरह की सब्सक्रिप्शन को लेती हैं और इसमें बहुत ज्यादा रेट नहीं है। इससे पहले हमारे पास एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनालिस्ट करके एक सॉफ्टवेयर था, वो भी इस तरह के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता था और उसकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी थी वो सिर्फ 6,000 थी। तो हो सकता है आप ये अपने इंस्टीट्यूशन में पता कीजिए, शायद वहां पे ये अवेलेबल होगा। ओके, हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। इनकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये किसी और पर्सन के द्वारा लिखी होती है। फिर भी अगर आपके पास ओरिजिनल सोर्स नहीं है तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें हमारे बायोग्राफीज, कमेंट्रीज, रिव्यूज, मोनोग्राफ, हैंडबुक्स, डिक्शनरीज वगैरह आती है। खासतौर पे हिस्टोरिकल वर्क में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो एंशिएंट हिस्टोरिकल वर्क है, जैसे मान लीजिए आप ग्रीक्स को पढ़ते हैं तो वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हो सकते हैं, या जो इंडिया के जो मुगल के समय के जैसे आइन अकबरी वगैरह है, ये फारसी वगैरह में लिखे हो सकते हैं। और अगर आप उस भाषा को नहीं जानते तो आपको किसी दूसरे सोर्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा, जो उसकी इधर से ट्रांसलेशन है या एनसाइक्लोपीडिक एंट्री है। तो इस तरह के जो सोर्सेज उनको हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। इसी कैटेगरी को हम रफली ग्रे लिटरेचर कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। व्हाइट और ग्रे लिटरेचर का सिंपल मतलब है कि व्हाइट लिटरेचर वो लिटरेचर है जिसको जब वो पब्लिश हुआ तो उसमें बहुत काफी ज्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, वो पीयर रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है। मतलब कि उस फील्ड के जो लोग हैं उन्होंने उसको चेक किया होता है और चेक करने के दौरान वो देखते हैं कि इसमें कोई ऐसे बाइसेस वगैरह तो नहीं है या कोई इसमें गलती तो नहीं रह गई,
मतलब वो एक रिगरस इवेल्युएशन प्रोसेस से गुजरा होता है वाइट लिटरेचर, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी प्रोसेस में उतना ज्यादा रिगरस प्रोसेस नहीं होता है। तो इसी कैटेगरी में हमारे पास बुक्स वगैरह भी आती हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह में भी, या जैसे एडिटेड बुक्स वगैरह है, ये भी इसी कैटेगरी में आएगी। तो आपने सिंपल सा रूल है कि जब भी आपने रिसर्च करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप फॉर्मल लिटरेचर या वाइट लिटरेचर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे पास पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल आते हैं, एम्पिरिकल स्टडीज आती हैं, या रिसर्च रिव्यू आर्टिकल भी इसमें शामिल होते हैं। अगर रिव्यू को भी प्रॉपरली किसी ने रिगरसली चेक किया हो, पीयर रिव्यू प्रोसेस से गुजरा हो, तो ये भी हमारे पास वाइट लिटरेचर की कैटेगरी में आएगा। थीसिस डेजर्टेशन वगैरह को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और पेटेंट्स वगैरह को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे हमारे पास जो ग्रे लिटरेचर है, उसमें कई बार थोड़े बहुत बाइसेस भी रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज वगैरह होती है, जरूरी नहीं है कि, या वाइट पेपर जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, या टेक्निकल रिपोर्ट किसी एनजीओ ने लिखी है, तो हो सकता है कि वो अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए उसमें अपनी थोड़ी ज्यादा प्रेज कर दे, या ऐसे डाटा को थोड़ा प्रॉपरली एक्यूरेटली प्रेजेंट ना करे। तो इसलिए इस तरह का जो लिटरेचर है, इसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता थोड़ी कम होती है। तो रूल सिंपल है कि आपने पहले फॉर्मल या वाइट लिटरेचर को यूज करना है लिटरेचर रिव्यू के लिए। हाँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्रे लिटरेचर का भी यूज कर सकते हैं, मतलब या जो थोड़े हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास टर्शियरी सोर्सेज। ये जैसे मेटा डाटा होता है, डाटा अबाउट डाटा, ये उस तरह के सोर्सेज होते हैं जिसमें आपको किसी सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे लाइब्रेरी कैटालॉग्स है, तो उसमें लिखा हुआ कि इस टॉपिक पे किस पर्सन ने काम किया है। लिटरेचर गाइड्स है, गाइड बुक्स है, फैक्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी इस कैटेगरी में आती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों से भी इसकी कम विश्वसनीयता होती है। तो मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट ना करता हुआ सिंपल फिर से आपको मेन बात कहना चाहूंगा कि लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपने जर्नल आर्टिकल्स, एडिटेड बुक्स, रिव्यू आर्टिकल भी अगर वो पीयर रिव्यूड है, पेटेंट्स, या इसके अलावा एडिटेड बुक्स वगैरह, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादा यूजफुल रहेगा और ज्यादा आपके काम को ज्यादा क्रेडिबल बनाएगा, बजाय अगर आप थीसिस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बिल्कुल बुक्स का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसे ही डाटा इस्तेमाल करें जो एनजीओ द्वारा छपा, तो उससे आपके काम की विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है। जो रिप्यूटेड जर्नल्स है, ये इस तरह के सोर्सेज का यूज एनकरेज नहीं करते। यहां तक क्लियर है? ओके, गौरी का ये मैसेज आया है, बाकी स्टूडेंट भी रिप्लाई करें। ओके, तो इसके बाद हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर रिव्यू, ये लिटरेचर रिव्यू के हालांकि अगेन इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, कुछ हायर लेवल के भी है। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल की ये बात बता रहा हूँ। लिटरेचर रिव्यू मतलब जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे तो हम किस तरह से उसका रिव्यू कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आप इन 3 से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। पहला है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सामयिक, मतलब समय के साथ साथ। जैसे कोई घटना सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जैसे हिस्टोरिकल हम स्टडी करते हैं, उसी तरह से किसी भी टॉपिक के बारे में, मान लीजिए आपने माउंटेन टूरिज्म के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, समय के साथ साथ उसमें क्या क्या जुड़ता गया, ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल लिटरेचर रिव्यू है। इसमें हम टाइम के अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी, उसके बाद क्या हुआ, मतलब समय के साथ साथ किस तरह से कोई पर्टिकुलर आइडिया या फील्ड इवॉल्व हुई है, या कोई और भी थीम
जो आपको लगता है कि इसकी क्रोनोलॉजिकल स्टडी की जा सकती है, वो इस तरह की काम के लिए सुटेबल रहती है। दूसरा आता है हमारे पास थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब है थीम के, जिसमें हम अलग अलग थीम के बेसिस पे अपना लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जैसे एक ही टॉपिक को बहुत बार हमने अलग अलग पहलू से स्टडी किया होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, मान लीजिए माउंटेन टूरिज्म ही है, या टूरिज्म जो आजकल लोग इको टूरिज्म की बात करें, सस्टेनेबल टूरिज्म। तो सस्टेनेबल टूरिज्म में हो सकता है किसी ने इको टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म माना हो, किसी ने एडवेंचर टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म माना हो, किसी ने कम्युनिटी टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म माना हो। अलग अलग थीम है, इसके अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। तो इस तरह से जब हम थीम के आधार पर किसी पर्टिकुलर लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, तो ये हमारे पास थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड आता है हमारे पास मेथोडोलॉजिकल। मेथोडोलॉजिकल ज्यादातर ये बेहतर होता है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के लिए, जिसमें हम मेथड्स को कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करके स्टडी की, किसी ने क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल किया, उसका रिजल्ट कुछ और आए। किसी ने मान लीजिए रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इस डेटा का इस तरह से इस अप्रोच से डेटा कलेक्ट किया या स्टडी की, तो उसके पास रिजल्ट कुछ और आए। किसी ने मिक्स्ड मेथड अप्रोच अपनाई। तो रिसर्च कंडक्ट करने के, जैसे कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा होगा, हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो बहुत बार आप ऐसा पाएंगे कि एक ही जो एस्पेक्ट है, एक ही इशू को लोगों ने अलग अलग तरह से डील किया है। तो ये जो अलग अलग मेथड से किसी इशू को जो हम स्टडी करते हैं, उसको जो हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास मेथोडोलॉजिकल टाइप होगा ये लिटरेचर रिव्यू का। जैसे अगेन क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, फील्ड बेस्ड है, इंटरव्यू बेस्ड है, ये मेथड्स हमारे पास अलग अलग होते हैं इसमें। लिटरेचर रिव्यू जब भी आप करें, इन तीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंपल से हैं। इसके बाद हालांकि हमारे पास जैसे आजकल रिसर्च में सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू या मेटा एनालिसिस वगैरह की टर्म्स भी आ रही है, बट वो तब है जब आपको बेसिक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर रिव्यू आपकी क्लियर हो, या रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो हमारा इस सेशन का पर्पज डराना नहीं है, बल्कि आपको एनकरेज करना है, आपको कंफर्टेबल बनाना है कि हाँ ये कुछ भी नहीं है, ये इजीली किया जा सकता है। अदरवाइज स्टूडेंट बहुत बार जब भी जो एनरोल्ड होते हैं रिसर्च में स्टूडेंट्स, वो 2-3 साल तक तो इन भारी भरकम टर्मिनोलॉजी से डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए से रहते हैं। और जब उनका काम धीरे धीरे उनको समझ में आता है, तो उनको लगता है कि वो मैंने इतना समय ऐसे ही इससे डर डर के वेस्ट कर लिया। तो इस आपने से घबराना नहीं है, इसको सिंपल रखना है। मतलब जैसे आप अलग अलग टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी चीज के फैक्टर्स को पढ़ते हैं, एक हो गया हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंगली, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसी हुई, थीम के अकॉर्डिंगली कौन कौन से फैक्टर्स है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, कौन से फैक्टर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कवर करते हैं, कौन से सोशियोलॉजी को। तो इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास थीमेटिक। मेथोडोलॉजिकल हो गए जब हम अलग अलग मेथड्स को आपस में कंपेयर करके स्टडी करते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? क्लियर है ये? ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास प्रोसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं? इसमें फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कलेक्ट रेलेवेंट स्टडीज। रेलेवेंट स्टडी को हम कलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप उसका, हम उसको क्रिटिकली रीड करते हैं, मतलब ध्यान से उसको पढ़ते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या क्या है, उसमें उस रिसर्च में किन किन चीजों पे बात की गई है, कौन कौन से पहलू को एक्सप्लोर किया गया है, कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये सभी हम उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उससे दूसरे मतलब जो लिटरेचर है हमारा, एक स्टडी को या सभी स्टडीज को आपस में हम कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कौन सा काम बेहतर है या कौन सी मेथोडोलॉजी ज़्यादा बेहतर है। इसको हम थीम के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग थीम्स हमारे काम में आती हैं।
गैप आइडेंटिफाई करते हैं हम कि कौन से पहलू है ऐसे जिनके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ, जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, और ये हमारे रिसर्च का आधार बनते हैं जो गैप एग्जिस्टिंग स्टडीज में होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, मान लीजिए गौरी भारद्वाज, क्या सब्जेक्ट है आपका? गौरी भारद्वाज भी आपकी तरह एक यंग रिसर्चर है जो स्टडी करना चाहती है इकोनॉमिक्स, जो टूरिज्म किस तरह से पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को इम्प्रूव कर सकता है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए गौरी, मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है तो हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। गौरी, कहाँ पर रहते हो आप? आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? ओके, सहारनपुर। ओके, हम हिमाचल का एग्जाम्पल ही लेते हैं। आप सहारनपुर मान लीजिए आपने ये भरमौर से आप बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे काम करूं। तो गौरी सोचती है कि मैं अपने गांव जाऊंगी, लोगों से बात करूंगी, टूरिस्ट वहां पे काफी आते हैं, उनसे बात करूंगी और अपनी रिसर्च लिख लूंगी। तो क्या यही अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए? आप बताइए, आप सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए रिसर्च स्टार्ट करने के लिए। आपके पास एक ब्रॉड सा आइडिया है कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं। सभी के माइंड में मान लो एक क्यूरियोसिटी है या एक कोई प्रश्न है कि मुझे इस टॉपिक पे काम करना है या इस विषय को फर्दर एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जैसे हमने गौरी का एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, या रिया है यहाँ पे लिखा मैंने। ओके सर, फर्स्टली लोकेलिटी सर्वे। ओके, लोकेलिटी सर्वे करके हम क्या करेंगे? आप में से शायद बाकी लोग भी ऐसे सोच रहे होंगे कि हम सबसे पहले सर्वे करेंगे। ओके, सर्वे करके हमें क्या पता लग सकता है और क्या पता नहीं लगेगा? ओके, सर्वे करके हमें अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स ये पता लगेगा, देयर इंटरेस्ट। मगर हमारा टॉपिक कुछ और है। हमारा टॉपिक है कि टूरिज्म किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकता है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ये जानना कि अभी तक इस चीज के बारे में क्या क्या ज्ञात है, क्या क्या ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। मतलब इस टॉपिक पे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। स्टूडेंट जाने या नहीं जाने वाली बात है, मगर वो ज्ञान एग्जिस्ट तो करता है। तो हमें सबसे पहले काम होता है हमारा ये जानना कि क्या ज्ञात है क्या अज्ञात है। यही है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे या ऑनलाइन डेटाबेसेस पे जाते हैं और वहां पे हम माउंटेन टूरिज्म पे सर्च करते हैं रिसर्च पेपर। इस पे हमें बहुत सारी अलग अलग तरह का डाटा मिलता है, अलग अलग तरह का लिटरेचर मिलता है। सॉरी, डाटा ना करके मैं लिटरेचर कहूंगा टर्म। उसे कुछ रिसर्च पेपर मिलते हैं माउंटेन टूरिज्म पे, कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी मिलती है रूरल लाइवलीहुड पे, कुछ केस स्टडीज भी मिलती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल वगैरह से, और कुछ एनजीओ की रिपोर्ट भी मिलती है। या हो सकता है कुछ न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग भी, न्यूज़पेपर वगैरह के आर्टिकल भी मिले जो इस टॉपिक से डील करते हैं। तो ये सभी कौन कौन से, उसे कुछ रिसर्च पेपर मिले, कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट मिली, कुछ केस स्टडीज मिली, कुछ एनजीओ की रिपोर्ट मिली, या हो सकता है यूएनओ ने भी कुछ इसके ऊपर एक गाइडलाइन या कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया हो। ये सभी मिलके, ये सभी कलेक्शन मिलके एग्जिस्टिंग, दिस कलेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। अब ये जो माउंटेन टूरिज्म का लिटरेचर है, ये यहां तक ठीक है। पहला काम क्या है हमारा, ये जानने की कोशिश करना कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या चीजें हम जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। तो उससे पहले लिटरेचर क्या है हमारे पास,
कुछ हमें गवर्नमेंट की रिपोर्ट मिल रही है, कुछ रिसर्च आर्टिकल मिल रहे हैं, कुछ एडिटेड बुक्स मिल रही हैं, या कुछ एनजीओ की रिपोर्ट्स मिल रही है, ये सब मिलके लिटरेचर बनेगा। यहाँ तक ठीक है जो हमने पहले लिटरेचर में पढ़ा। अब यहाँ से आप इस एग्जाम्पल से शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का लिटरेचर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, अब यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। एक स्टेप क्लियर हो गया कि पहले उसने कुछ जो लिटरेचर था उसको सर्च किया और उसे कुछ लिटरेचर मिल भी गया। ओके, अब सेकंड स्टेज में अब क्या करेगी वो? सेकंड स्टेज में मेन काम है उसे वो पर्पस के साथ या केयरफुली रीड करेगी। मतलब अगर आप, जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं है कि आप किसी लिटरेचर से क्या ढूंढना चाहते हो, तब तक आप उस चीज को नहीं ढूंढ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जो लिटरेचर है उसको हम थोड़ा पर्पसफुली स्टडी करते हैं। जैसे अभी तक रिसर्चर, अभी तक क्या क्या ज्ञात है, रिसर्चर ने कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन से इश्यूज थे जिनको उन्होंने एक्सप्लोर किया है, उन्होंने कौन कौन से सॉल्यूशन बताए हैं, वो सॉल्यूशन क्या काम करते हैं ये नहीं करते, और कहाँ कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां पर स्टडीज आपस में डिसएग्री करती है, और ऐसा कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया गया है। इन सभी को वो, इन सभी चीजों को, बातों को अपने रिसर्च में ढूंढने की कोशिश करती है। और इनको पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि बहुत सारी स्टडीज जो है ये बताती है कि टूरिज्म, थैंक यू शुभम। अब हम आगे आते हैं। उसे जब वो स्टडी करती है तो उसे पता लगता है कि बहुत सारी स्टडीज ये बताती है कि टूरिज्म से इनकम जनरेट होती है, मगर बहुत सारी स्टडी ऐसे भी बताती है, ये भी बताती है कि इससे एनवायरमेंट डैमेज होता है, और बहुत सारी स्टडीज ये भी बताती है, जैसे आजकल आपने न्यूज वगैरह पढ़ा होगा, कि इससे कल्चर जो है नेगेटिवली इफेक्ट होता है। अब जब वो स्टडी करिए तो उससे पता लग रहा है कि ऐसी बहुत कम स्टडीज है जो महिलाओं की क्या भूमिका है टूरिज्म में, इसके बारे में बात करती है। इस तरह की थिंकिंग, कंपेयरिंग और क्वेश्चनिंग, ये है रिव्यू का पार्ट। जो भी, जब भी आप लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से उसको एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं। अब अगर इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं तो इसे लिंक कीजिए रिया के काम से। मान लीजिए ABCD, ये मेजर थीम्स है जिनके इर्द गिर्द किसी टॉपिक पे काम हुआ है। मान लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या कल्चरल डिटेरियोरेशन, या मान लीजिए एनवायरमेंट डैमेज, इस तरह की ये थीम्स है। इस थीम से रिलेटेड जो स्मॉल वाले, छोटे वाले ग्रे बॉक्स है, ये इससे रिलेटेड आइडियाज हैं जिसके ऊपर काम हुआ है। और ये जो खाली वाले येलो कलर के बॉक्सेस हैं, ये वो पहलू है जिसे एक्सप्लोर नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए C वाली जो थीम है, इससे रिलेटेड एक यहाँ पे बॉक्स है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। ऐसे ही D से रिलेटेड 2-3 बॉक्स है जहाँ पे जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, या A से रिलेटेड भी ये बॉक्स है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ये जो बॉक्सेस है ये बता रहे हैं आपके आइडियाज या ऐसे पॉइंट्स जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यही रियलिटी में रिसर्च गैप्स है, और आपको इन टॉपिक्स पे काम करके इस तरह से इस फील्ड में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना होता है। तो ये लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है या बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने गैप को अच्छी तरह से समझ लिया, जैसे हम कहते भी हैं, कि अगर आपने समस्या को इस तरह से समझ लिया तभी आप समाधान को खोज पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम रियल लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे गांव में किसकी लड़ाई होगी, वो उस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है कि क्या अज्ञात है, या कौन कौन से पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, और उसको ये फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं। ओके, इसके बाद रिया थोड़ी आगे बढ़ती है, वो सिंथेसाइज करती है अपने आइडिया को। इसका एक सेक्शन इकोनॉमिक बेनिफिट से रिलेटेड है, एक सेक्शन हमारे पास एनवायरमेंटल कंसर्न से है,
तीसरा सेक्शन हमारे पास सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट रिलेटेड है। और जब वो इस तरह का थीम्स के बेसिस पे इनको ऑर्गेनाइज करती है काम को, तो वो सिर्फ हर पेपर की समरी नहीं करती, वो थीम के अकॉर्डिंगली अपने काम को सिंथेसाइज करती है। तो जब आप रिव्यू करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पेपर की जो भी रिसर्च पेपर आप पढ़ उसकी समरी निकालनी है। उसका मेन काम क्या है कि आपने देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉलो कर रहा है या किस थीम की बात कर रहा है। तो उस थीम में जब आप वहां पे डिस्कशन लिखेंगे या इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, वहां पे वो फिट होगा। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। फाइंडिंग द गैप। अब जब रिया ने बहुत सारी स्टडी कर ली तो उसको रियलाइज होता है कि ऐसी उसको शायद की कोई स्टडी ऐसी कोई स्टडी नहीं मिली जिसने ये एक्सप्लोर किया हो कि टूरिज्म महिलाओं के लाइवलीहुड को या महिलाओं की आजीविका को किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित कर रहा है। इस तरह की कोई स्टडी नहीं हुई है। तो अब जब उसने सफिशिएंट लिटरेचर देख लिया तो उसको अब उसका संशय भी खत्म हो गया कि इसके ऊपर पहले काम हुआ कि नहीं हुआ। उसको पता लग गया कि ये एक गैप है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो उससे क्लियर है कि पहली बात उसका टॉपिक रिपीटिशन नहीं है, ऐसा काम पहले नहीं हुआ। दूसरा, ये इस तरह इस टॉपिक पे अगर वो काम करेगी तो वो ट्रू सेंस में कुछ ऐड कर पाएगी एग्जिस्टिंग नॉलेज में मीनिंगफुली। और तीसरा, ये जो क्लैरिटी आई उससे कि हाँ इसके ऊपर काम किया जा सकता है और काम करने की जरूरत है, ये क्लैरिटी लिटरेचर रिव्यू के बाद ही आती है। अगर ये क्लैरिटी आ गई आपको तो बाकी काम आप इजिली कर सकते हैं। बट अगर आपको रिसर्च क्वेश्चन वगैरह पे ही डाउट है तो हमें पूरे काम में डाउट ही रहेगा। ओके, टाइम थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा इसको क्विकली समराइज करता हूँ कि उसकी स्टोरी हमें क्या बताती है। पहला, लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू कुछ ऐसा ही है जैसे जब हम डिसीजन लेने से पहले अपने बड़ों से कुछ पूछते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, या किसी जर्नी पे जाने से पहले एक मैप को देख लेते हैं कि रास्ता कहाँ से आगे बढ़ना है, या दूर तक देखने के लिए जब हम किसी दूसरे के कंधों पे खड़े होते हैं, तो ये भी अपने आप में लिटरेचर रिव्यू कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कंधे वो काम है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वही आधार बनते हैं हमारी नॉलेज को एनहांसमेंट करने के लिए, और उसी बेसिस पे नई नॉलेज डेवलप होती है। तो सिंगल लाइन में अगर कहें तो लिटरेचर रिव्यू अपने आप में रहता है कि क्या ऑलरेडी नोन है, क्या अननोन है, क्या डिबेटेड है, और किस पर काम करने की जरूरत है। इसी से हमारे काम को डायरेक्शन और पर्पस मिलती है। सो ये था अभी तक हमारे पास लिटरेचर रिव्यू था क्या। अब आते हैं हम फाइंडिंग रेलेवेंट लिटरेचर की। लिटरेचर ढूंढना कैसे है? ओके, इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन डेटाबेस, हम यूजुअली नेट पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं, बट वहां पर आपको रिलायबल सोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो आप इसकी भले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटाबेसेस है जिसके ऊपर स्कॉलरली आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ये हमारे पास JSTOR है, स्कोपस है, डायमेंशन AI, पबमेड, सीरस, एब्सको, गूगल स्कॉलर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस है। इसके अलावा वेब ऑफ साइंसेस, इकोलिट ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, मेडलाइन ये ज्यादातर बायोमेडिसिन और लाइफ साइंसेज के लिए, प्रोजेक्ट म्यूज फॉर सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। ये हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके इस्तेमाल करके, डेटाबेस जिसका इस्तेमाल करके हम इसको सर्च कर सकते हैं। अब जैसे इसमें से जो स्कोपस है ये पेड है, JSTOR पे आप एक्सेस कर सकते हैं। डायमेंशन AI भी ये फ्री टूल है। मैं इसको एक थोड़ा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहूंगा कि डायमेंशन AI को आपने कैसे यूज करना है। इस पे आपका अकाउंट बन सकता है, और अकाउंट बनता है, फ्रीली अकाउंट बनता है, और किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के जो जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने के लिए स्लाइड को पॉज कर रहा हूं और आपको डायमेंशन AI, ये आपने सर्च करना है, डायमेंशंस AI।
डॉक्टर अमित, आप स्क्रीन शेयर करके सर्च करें तो बच्चों को थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। तो ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई करें, भले ही मैसेज में रिप्लाई करें। ओके, डायमेंशंस एआई, ये आपको दिख रहा है? Sir, your screen is not visible. You haven't shared, I think. ओके, अभी दिख रहा है आपको? No, yes, sir. आ गया अब आ गया। ओके, डी डायमेंशन एआई देख पा रहे हैं आप? इसमें आपने Yes, sir. अकाउंट बनाना है जो कि ओके, मेरा इस पे अकाउंट ऑलरेडी बना है तो मैंने सीधा सिंपल लॉगिन ही किया है। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिस पे काफी ज्यादा पब्लिकेशन आपको मिलेगी। होपफुली आपको स्क्रीन दिख ही रही है। यहाँ पर 162 मिलियन के करीब पब्लिकेशन है। तो जब भी आपने लॉगिन करने के बाद, मान लीजिए मैंने सर्च करना है माउंटेन टूरिज्म, ये मेरे पास टॉपिक है। अब जब आपने किसी भी, ये कीवर्ड्स है हमारे पास जिसके बेसिस से हम इसको सर्च करते हैं। जो कीवर्ड का मतलब है आपके टॉपिक का जो कोर वर्ड है। जैसे मान लीजिए माउंटेन टूरिज्म है, इसको हम सर्च करेंगे। एक है फुल डाटा। फुल डाटा का मतलब है जहां पे अगर पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी माउंटेन टूरिज्म आया तो उसको सर्च करेगा। टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब कोई शब्द टाइटल में और एब्स्ट्रैक्ट में अपीयर हुआ हो तो जिन जिन टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट में ये वर्ड अपीयर होगा उसी को ही ये सर्च करेगा। जैसा कि आप जानते ही है, एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में प्रेस ही होता है आपके पूरे रिसर्च पेपर का, मतलब समरी है वो कि आपके पूरे रिसर्च पेपर में आपने क्या कहा है। और वैसे ही जो टाइटल है वो एब्स्ट्रैक्ट की भी प्रेस ही होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट को भी अगर आप बिल्कुल कम से कम शब्दों में कहें तो आपका टाइटल होगा। तो अगर आपके टाइटल में माउंटेन टूरिज्म है, मतलब आपने उस पूरे आर्टिकल में उस वर्ड को डील किया है, उस टॉपिक को डील किया है। तो ये देखिए, माउंटेन टूरिज्म को जब हमने यहाँ पे सर्च किया तो इससे रिलेटेड 6,757 पब्लिकेशंस यहाँ पर आ चुकी है। और आप अपने सर्च को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फिल्टर लगा सकते हैं अलग अलग पब्लिकेशन ईयर के बेसिस पे। जैसे आपने मान लीजिए रिसेंट ईयर में ही अगर आपने स्टडी करनी है तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा के पब्लिकेशन ईयर को सर्च कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च कैटेगरी में हमारे पास इसमें कुछ बुक चैप्टर्स भी आते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। कुछ यहाँ पर पब्लिकेशन है, कुछ डाटा सेट्स हैं, कुछ ग्रांट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कुछ पेटेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स है। तो अगर आपने अपने सर्च को थोड़ा स्पेसिफिक रखना है तो आप अगेन उसको थोड़ा और रिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम, जैसे मान लीजिए आपने माउंटेन टूरिज्म के साथ साथ आपने सस्टेनेबल टूरिज्म भी ढूंढना है तो आप यहाँ पे इस तरह से
डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के इनको सर्च कर सकते हैं। जैसे माउंटेन टूरिज्म, आपने ढूंढना है कि माउंटेन टूरिज्म के साथ साथ ये सस्टेनेबल टर्म को भी सर्च करें, ऐसी स्टडीज सर्च करें जिसमें माउंटेन टूरिज्म भी हो और सस्टेनेबिलिटी की बात भी की गई हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माउंटेन टूरिज्म एंड को आपने कैपिटल में लिखना है और साथ में लिखना है सस्टेनेबल, और वो भी इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। ये इंटरनेट थोड़ा स्लोली चल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये? Yes, sir, it's visible. ओके, आप अपने इंटरेस्ट की जो टॉपिक है उसे सर्च कीजिए। आप ऑर्गेनाइजिंग टीम से कह रहे हैं या स्टूडेंट है? Yes, sir, we are from organizing team. participant. We have 2 to 3 more minutes. Please try to conclude it a bit quickly. ओके सर, ओके सर। एक्चुअली सर मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्लियरली आइडिया नहीं लगा था। ओके, एनी हाउ, मैंने ये माउंटेन टूरिज्म एंड सस्टेनेबल इस तरह से कमांड दी है। तो यहाँ पे हमारा जो सर्च है वो थोड़ा और रिफाइन हो जाएगा। अब इसमें हमें वो स्टडीज ही दिखाई देंगी जिसमें माउंटेन टूरिज्म की बात भी की गई हो और सस्टेनेबल की भी बात की गई हो। ये शायद फेज ओके, पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी जो स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने काम के अकॉर्डिंगली उन्हें मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल आ चुके हैं, हो सकता है सभी आपके काम के नहीं हो, तो आपको थोड़ा और नैरो डाउन करना पड़ेगा अपने सर्च को। और जब आपके पास काफी सारे यहाँ पे काम आ जाए तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेव एंड एक्सपोर्ट, सेव एज फेवरेट या एक्सपोर्ट रिजल्ट, ये आप डिफरेंट फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे CSV फॉर्म में या बिब्लियोमेट्रिक मैपिंग के लिए भी आप इसको वॉसियर वगैरह में अगर आपने यूज करना है तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके रिक्वायर्ड फाइल, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने रेफरेंस मैनेजर जैसे कि जोटेरो एक रेफरेंस मैनेजर है जिसका सिंबल जो है Z की तरह दिखेगा आपको। ये आपके काफी हेल्प करता है खासतौर पे रेफरेंस मैनेजमेंट में और बिब्लियोग्राफी में। तो अगर आप अपना जो आपके काम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं जोटेरो में, तो आपको रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी सेक्शन को लिखने में काफी मदद मिलती है। आपको दोबारा बार बार से वो लिस्ट रिपीट नहीं करनी पड़ती और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। खैर अभी हमारे पास ये सेशन में हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो फिलहाल हम उस पर ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पे आप इसको जिस फॉर्मेट में भी आपको चाहिए ये आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी मेल डाल सकते हैं यहाँ पर और उससे आपके पास एक डाटाबेस रह जाएगा कि कौन कौन से काम आपकी फील्ड से रिलेटेड है। फिर आपको बाद में इस जो इंडिविजुअल आर्टिकल है उनको ओपन करके एक एक करके देखना पड़ेगा। अगेन इसको स्टडी करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले टाइटल देखिए फिर एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए,
पहले तो आपको टाइटल देख के ही काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि ये जो स्टडी है आपके काम से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वहां पे क्लियर नहीं हो तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला जो पार्ट है किसी भी आर्टिकल का उसका टाइटल है। टाइटल से आपको पता लग जाएगा। नहीं लग रहा तो आप एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़िए। अगर वहां पे भी लग रहा है आपको कि इसमें कुछ मतलब पॉइंट्स हैं तो फिर आप एक बार उसको कंक्लूजन, समरी सेक्शन, डिस्कशन वाला पार्ट जो है और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि किस किस टॉपिक पे इस आर्टिकल में बात की गई है, मेथोडोलॉजी क्या है, उसे देख लीजिए। उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि ये आपको थोरोली स्टडी करना है या नहीं करना है। तो जब आप अपने काम से रिलेटेड आर्टिकल्स को कंबाइन करके उसकी लिस्ट बना लेते हैं और बार बार उसको पढ़ते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सा फाउंडेशन बन जाती है आपके रिसर्च वर्क के लिए। तो फिलहाल तो एमएससी की डेजिग्नेशन के लिए आपको 20 से 50 के बीच में शायद, बाकी ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करेगा, 20 से 50 अगर आप रेफरेंसेस या जो आर्टिकल है उसको सर्च कर लेते हैं उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा हाई लेवल का करना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़े ज़्यादा ये सोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने इसको टॉपिक को रोकता हूँ। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ये इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इस कारण ये प्रॉपर्ली मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ। Yes, sir. Thank you so much, sir. We would like to open this session for question answer. So participant can ask questions or queries and share their thoughts to Dr. Sosta, sir. थैंक यू सर आप सभी का। मुझे लगता है कि ये इस तरह के प्रोग्राम बहुत होने चाहिए और सर ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिससे ट्रू सेंस में बच्चों को फायदा होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए होगा। I would like to ask Principal, sir, if you want to add some words here. नमस्ते सर। नमस्ते अमित। Thank you, Amit, for presenting the fundamental ideas of literature review और उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। आई एम श्योर कि हमारे विद्यार्थियों को बहुत बेनिफिट हुआ होगा। अब मुझे सिर्फ एक ही दो चीज सिर्फ यहाँ पे ऐड करूंगा। देखो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रिसर्च क्या है और क्यों करनी चाहिए पीजी लेवल पे। जब हम पीजी लेवल पे या इवन हायर लेवल पे भी जब भी होते हैं तो हमको लगता है कि मेरे पास जो आइडिया है वो आइडिया मेरा यूनिक आइडिया है। ऐसा लगता है कि ये मैं जो सोच रहा हूँ कि इस पे काम करूंगा वो किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन लिटरेचर जब आप सर्च करते हैं तब आपको लगता है यार ये इस पे तो ऑलरेडी काम हो चुका है और बड़े लोगों ने इस तरह के काम जो है वो किए हैं। तो उससे आपको बहुत तरीके के सपोर्ट मिल सकते हैं। एक जो डॉक्टर अमित बता रहे थे कि हम गैप्स देखते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं, कहाँ एग्रीमेंट है, कहाँ डिसएग्रीमेंट है, कहाँ कंट्रोवर्सीज हैं, वो हमको उनसे पता चलता है। और लिटरेचर रिव्यू से जो मुझे एक बड़ा बेनिफिट हुआ है कि मेरे जैसे रिसर्च क्वेश्चंस को या मिलते जुलते रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर ढूंढने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी अलग अलग रिसर्चर ने यूज की है। तो लिटरेचर रिव्यू से हमको ये भी पता चलता है कि कितनी तरीके की मेथोडोलॉजिकल वेज हैं जिनसे हम किसी भी सवाल के जवाब को ढूंढ सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आने वाले समय में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें और डीपर लेवल पे जाएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि बहुत इंट्रोडक्टरी हमारा कोर्स है ताकि हमारा इंटरेस्ट हो। अब जैसे सर्च के बड़े सारे तरीके हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करते हैं, बुलियन सर्चेस क्या होती है, वो जब आप अपने इस पे जैसे आप घुसेंगे तो आपको और इसके बारे में क्लैरिटी जो है वो होती जाएगी। कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी कि आपको रिसर्च के बारे में आपके ख्याल में क्या चेंज आया है। और मैं सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं बड़ा डिलाइटेड फील कर रहा हूँ ये बताते हुए कि कोई 55 से 60 स्टूडेंट्स ने ग्रुप में रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने बताया है कि वो सेशन कैसे बेनिफिशियल रहा।
तो आज की भी असाइनमेंट बहुत सिंपल है कि आज आपने डॉक्टर अमित के सेशन से जो 3 चीजें सीखी जो आपको पहले नहीं पता थी या आपको कुछ आसान हुआ है। जैसे भी मैं देख रहा था, शुभम ने मैसेज किया है कि मेरे 2 पेपर पब्लिश्ड हैं, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है। शुभम, यदि आप इसी चीज को हमारे ग्रुप में डाल दें तो हमारे रिकॉर्ड में भी आएगा। लेकिन शुभम के साथ में बाकी गौरी और जितने बच्चे हैं, चाहत और साक्षी, जितने बच्चे हैं, ये आज जो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है सीखी जो आपको नहीं पता था, वो ग्रुप में डालेंगे तो हमारा रिकॉर्ड भी क्लियर होगा। और कई बार क्या होता है, जब हम अपनी लर्निंग शेयर करते हैं तो दूसरों को भी ये लगता है यार ये तो मैंने भी सीखी थी, तो कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं रिवीजन हो रहा है। बहुत डिटेल रिस्पॉन्सेज की जरूरत नहीं है। कल एक चीज मैंने और नोटिस की कि कुछ बच्चों के रिस्पॉन्सेज चैट जीपीटी से बने हुए थे, उनके स्ट्रक्चर से मुझे लग गया। तो आप वो ना करें। आपको यदि लैंग्वेज का कुछ इश्यू आ रहा है, हिंदी में लिखें। लिखने का कुछ इश्यू आ रहा है तो ऑडियो नोट में डाल दें, लेकिन कम से कम इस तरह के रिस्पॉन्सेज के लिए चैट जीपीटी यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। तो आई होप कि हम कल आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशंस होंगे तो आप उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी को भी ज्वाइनिंग में या कोई लिंक में कोई किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू है तो आप ग्रुप में वो सवाल पूछ सकते हैं। संजीव। Thank you so much, sir. Now, I think this is the time for end of session, but we would like to ask some students again if there are some queries, questions, and something. So, sir, should we conclude? Sure. So, yes, 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 we would like to conclude this session on literature review and digital tool in research. In this session, Dr. Sosta emphasized that literature review is more than just reading. It's the critical analysis and synthesis of all published scholarly work on your topic. Its core purpose is to evaluate what is already known, so you can successfully identify the gaps in existing knowledge, the crucial space where your new research will make it contribution. A strong review ensures your work builds on what come before, much like the progression we saw in agriculture. Examples given by Dr. Shosta, much like progression we saw in agriculture from early planting to advanced irrigation, or the invention of the camera evolving from the simple glass plate to digital image capture. By thoroughly reviewing the literature, we gain a proven methodology, avoid duplicating past work, and building the strong, credible foundation needed for the successful research journey. So once again, thank you, Dr. Sosta, for the insightful session, and thank you all the participants and principal, sir. So, सर, आप उम्मीद है कि मैंने बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज ना किया हो। No sir, it was a really very nice session. आपने examples बहुत अच्छे ऐड किए, like camera का evolution की, it was not a single research but a combination of research kept together, and the camera came out of that. It was really very interesting, and I hope students are also think the same thing. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर एकेडमिक एंडिवर्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।